So now this is page number 1 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से जो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, है ना, साइंटिस्टों ने उन कंक्लूजन को कैसे एक्सप्लेन किया या क्या कंक्लूजन निकल के आए उसके बारे में अपन सोचते हैं। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। तो नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के जो ऑब्जर्वेशंस थे कल अपन ने पढ़ा था, एंड नाउ दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, इसके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या कंक्लूजन्स हैं। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इज लुकिंग लाइक दैट। ये ऐसा कुछ आ रहा है ना, एंड ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है, ये है आयरन 56 के लिए इसकी वैल्यू EBN, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फिर जो वैल्यू है जैसे यहां से लेकर यहां तक और ये यहां तक, तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो मास नंबर लेस देन 170 एंड ग्रेटर देन 30, और यहाँ पे इतना जो पोर्शन है दिस इज मास नंबर लेस देन 30, और इधर का जो पोर्शन है मास नंबर ग्रेटर देन 170, तो जो वैल्यू है इट इज लेस देन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप ऑन एन एवरेज देखें तो सभी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कांस्टेंट वैल्यू है और बहुत हाई वैल्यू, ये सफिशिएंट हाई है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहला जो कंक्लूजन है इसके, कंक्लूजन फर्स्ट देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप यहाँ पे ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटियम थोड़े बहुत और इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो सफिशिएंटली हाई है ना, काफी ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, हाँ EBN, that is equals to total binding energy per nucleon. High value of binding energy per nucleon shows that nuclear force is attractive and sufficiently strong. Attractive and sufficiently strong, बहुत strong force है। अट्रैक्टिव तो है और सफिशिएंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हाँ, इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। और कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, बस लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अगर हम कूलम्ब फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? बताओ जरा, कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? अगर आप हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करते हो तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। हेलो, यस सर। और यहाँ पे कितना? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इससे कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर पे है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर पे। तो एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली 10 to the power 6 times stronger than electrostatic force or Coulomb force. Electrostatic
फोर्स, क्योंकि फोर्स थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी दिस इज समथिंग लाइक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मतलब एक रफ एस्टिमेशन लग रहा है हमारे दिमाग में, ऐसा आ रहा है कि ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये लगभग लगभग 10⁻⁶ टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और जो पॉजिटिव वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की, वो इस बात को शो कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज attractive and very strong, and this is nearly 10⁻⁶ times stronger than electrostatic force. And second observation ये शो कर रहा है कि भाई जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही लगभग लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो छोटे न्यूक्लियस हैं या हैवी न्यूक्लियस हैं। सो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EBN नियरली 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम देख लें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EBN नियरली 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग लगभग 7 या 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EBN। तो एवरेज वैल्यू लगभग लगभग सभी के लिए सेम है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ EBN और एवरेज वैल्यू ऑफ EBN is same for all nuclei, सभी के लिए सेम है, चाहे वो लाइटर न्यूक्लियाई हैं या फिर हैवी न्यूक्लियाई हैं। कोई भी न्यूक्लियाई की हम बात कर लें, यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई की बात कर लें या फिर हैवी न्यूक्लियाई की बात कर लें हम, यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या शो कर रही है, क्या शो कर रही, लगभग लगभग कांस्टेंट वैल्यू है ना सभी न्यूक्लियस के लिए, चाहे वो छोटे न्यूक्लियस हो या बड़े न्यूक्लियस हो, है ना, लाइटर न्यूक्लियाई हो या फिर हैवी न्यूक्लियाई हो, इनके लिए जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो क्या शो कर रही है। तो पहले कंक्लूजन में कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है एंड नियरली 10⁻⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और दूसरा, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर all nuclei, so binding energy per nucleon is same for all nuclei, shows that nuclear force कैसा है, nuclear force is short range force, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर शॉर्ट रेंज नहीं होता तो फिर बड़े न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आती और छोटे न्यूक्लियस के लिए कम आती, बट ये जो वैल्यू है सभी के लिए लगभग लगभग सेम है। मतलब ये इस बात को शो कर रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और फिर हमने यहाँ पर जैसे ये लिखा है कि भाई ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं ये ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। सो दिस इज A लेस देन 30 के लिए है यहाँ पे, दिस इज फॉर A लेस देन 30, ये वाली जो वैल्यू है, हाँ। और यहाँ पे ये वाले जो न्यूक्लियस हैं, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन वो ये है कि कभी भी तुमने देखा होगा ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ये हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब इस रेंज पे पहुंचते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कौन सी प्रोसेस होती है, फिजन प्रोसेस। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, मतलब कभी भी फिजन किनका नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियस का फिजन नहीं होगा, फिजन हमेशा हैवी न्यूक्लियस का होता है A ग्रेटर देन 170, और ये टूटकर ये बीच वाले जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस हैं ये बनाते हैं। एंड जो लाइटर न्यूक्लियस हैं, लाइटर न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर के ये जो दो लाइटर न्यूक्लियस है ये जुड़कर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, इनमें फ्यूजन प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस सन में होती है, मतलब सन की जो एनर्जी है ना वो फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आती है। तो लाइटर न्यूक्लियस में फ्यूजन प्रोसेस होती है और हैवी न्यूक्लियस में फिजन होती है, और ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो यहाँ पे, ये वाले जो न्यूक्लियस हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो फिजन एंड
फिजन मतलब थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ का जो कंक्लूजन है थर्ड एंड फोर्थ का, तो फिजन और फ्यूजन किन में हो रहा है थर्ड एंड फोर्थ? फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियस टूटना एंड फ्यूजन मतलब जो लाइटर न्यूक्लियस है वो ऐड होते जुड़ते हैं फ्यूजन प्रोसेस में एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, फॉर्म इंटरमीडिएट स्टेबल न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट स्टेबल न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट स्टेबल न्यूक्लियाई मतलब ये जो रेंज है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई को शो करते हैं। दीज आर स्टेबल न्यूक्लियाई। इधर के न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं और इधर के जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो इस रेंज के होते हैं, मतलब फिजन होने के बाद भी यहाँ पे मिलेगा और फ्यूजन होने के बाद भी यहाँ पे आएंगे। कभी भी ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का फिजन नहीं होता या ये फ्यूजन होके ये हैवी न्यूक्लियस नहीं बनाते। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते जो अनस्टेबल न्यूक्लियस ये फिजन करके टूट कर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं और स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए, समझ गए इसको? हाँ देख, फिजन किन में होता है? यूरेनियम में फिजन होता है ना हमेशा। यूरेनियम के जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनमें फिजन होता है। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना, ब्रेक होना। तो जब फिजन होता है तो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनाते, मतलब जिनका मास नंबर 30 से लेकर 170 तक का है ना, वहां पे पहुंचते ये और स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। मतलब जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ना वो कौन सी वाली रेंज के होते हैं? ये 30 से लेकर 170 रेंज के जो न्यूक्लियस हैं जिनमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ये कैसे होते हैं? ये स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो फिजन हमेशा किन में होता है? हैवी न्यूक्लियस में होता है। और फ्यूजन किन में होता है? छोटे न्यूक्लियस में। ये फ्यूज होकर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं, मतलब 30 और 170 के बीच में ये पहुंचते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया अभी आसना? हाँ सर। हाँ, तो ये कंक्लूजन है। किसका कंक्लूजन? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व का ये कंक्लूजन है इतना। तो स्क्रीनशॉट ले लो। कभी भी किसमें कभी भी जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई होते हैं ना, मतलब कि 30 से 170 वाले, ना तो ये फ्यूज होके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और ना ये फिजन होके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। फिजन हमेशा लाइटर न्यूक्लियाई का होता है और फ्यूजन हमेशा लाइटर न्यूक्लियाई का A <30 का होगा और फ्यूजन हमेशा किनका होगा? उल्टा बोल दिया, फ्यूजन हमेशा लाइटर न्यूक्लियाई का और फिजन हमेशा हैवी न्यूक्लियाई का। और बनेंगे क्या? ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं और स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं सर? हाँ बोलो। सर इसमें जो ए है वो एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक मास नंबर है? ये मास नंबर है बेटा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो जेड से डिनोट करते हैं ना, ए इज द मास नंबर है। ठीक है, हाँ सर। 56 जो लिखा है ना वो मास नंबर है आयरन का, एटॉमिक नंबर कहाँ होता उतना। ठीक है, नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए। अभी क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे ये 4 मेन कंक्लूजन है। एक फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये शो करता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, लगभग 10⁶ टाइम्स मोर पावरफुल या मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। और दूसरा जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम है। ये किस बात को बता रही है? यहाँ पे सभी लगभग सेम है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लगभग 7 के आसपास या 7.5 के आसपास मिल रही है ऑन एन एवरेज वैल्यू। 2-3 न्यूक्लियाई को छोड़ दिया जाए, जो बहुत छोटे ड्यूटेरियम ट्राइटियम, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के लिए लगभग वैल्यू सबकी सेम है एंड इट इज नियरली 7 या 7.5 आप बोल सकते हो। ये किस बात को बताता है? कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ये। ठीक है, और फिर फिजन किन में होता है? फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियस में A<170 टूट कर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं, मतलब 30 और 170 के बीच में।
और जो फ्यूजन होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होके जुड़कर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं जो स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व के। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए सर? तो 30 और 70 में दो वो जो एटॉमिक मास है वो स्टेबल है ना? 30 से 170 के बीच वाले जो न्यूक्लियाई है ना एटॉमिक मास वाले, वो स्टेबल होते हैं। 170 से ग्रेटर एटॉमिक मास वाले ये भी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, टूटते हैं, मतलब फिजन होता है इनमें। मतलब एटम बम में या न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस होती है वो A170 वाले न्यूक्लियस में होती है। ठीक है। हाँ सर। और फ्यूजन मतलब लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे 2 ड्यूटेरियम ऐड हो जाएंगे या 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे या 2 हीलियम न्यूक्लियस ऐड होंगे और इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब स्टेबिलिटी को अटेंड करते हैं। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। कभी भी फिजन या फ्यूजन किन में नहीं होगा, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में फिजन या फ्यूजन नहीं होगा। ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, ये ग्राफ से ये एक बात है कि आयरन 56 सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसी है, सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है इनमें। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, फिजन एंड फ्यूजन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी? हाँ, दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है बेटा, फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी तभी रिलीज होगी जब मास नंबर ज्यादा होगा, मतलब हैवी न्यूक्लियस टूट के इंटरमीडिएट बनेंगे और लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होके इंटरमीडिएट बनेंगे, तभी होता है ऐसा। मतलब जो बीच वाले न्यूक्लियाई है ना, वो कभी भी टूटेंगे भी नहीं और ऐड भी नहीं होंगे, वो जैसे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, समझ गए? यस। समझ गए इतना? कोई डाउट किसी को? हेलो योजित, कोई डाउट है? योजित? सर आयरन की सबसे ज्यादा है, तो वो क्या बोलते हैं, तो बॉम्ब्स में क्यों नहीं होता यूज? अरे तो वो स्टेबल है, वो टूटेगा ही नहीं ना भाई, इसलिए नहीं यूज कर सकते उनको। टूट ही नहीं पाता, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब जितनी एनर्जी दोगे उससे कम प्रोड्यूस होगी, तो क्या मतलब है सर? ठीक है, हाँ सर, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। नेक्स्ट, अब अगले पेज पे आते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपन समझते हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स अभी। ठीक है, अगले पेज पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। नेक्स्ट है फिर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब इन्हीं से कंक्लूजन निकल के आएगा। Now this is page number 2, properties of nuclear force। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे फर्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन, न्यूक्लियर फोर्स इज मच stronger than कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, और लगभग कितना होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली 10⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कूलाम्ब फोर्स। ठीक है, ये कहां से पता चला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की हायर वैल्यू से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, है ना। और
एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, वो कूलम फोर्स के कारण घूमते हैं, और जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आती है, और यहाँ पे किसमें आती है आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक ये रफ कैलकुलेशन है कि भाई जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलम फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट किया गया, इधर पे डिस्टेंस लिए हमने फर्मी मीटर में, और इधर पे आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन कोई भी दो न्यूक्लियॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कर्व जब प्लॉट की गई तो ये कर्व कुछ इस तरह से आई, और ये जो वैल्यू सैचुरेशन वैल्यू इट इज नियरली 0.8 फर्मी मीटर के लिए है, और लगभग 3 फर्मी मीटर के आसपास जाने पे ये वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती है। मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच का जो डिस्टेंस है ये इससे अगर कम होगा तो न्यूक्लियॉन क्या करने लगते, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिस्टेंस 3 फर्मी मीटर के बियॉन्ड चला गया तो ना तो अट्रैक्शन बचता ना रिपल्सन बचता, मतलब ये फोर्स डिसअपियर हो जाता। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर टू न्यूक्लियॉन्स। तो अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है, दिस इज इक्वल्स टू आर नॉट, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं ये, ठीक है। और अगर मान लो ये डिस्टेंस कम होता है यहाँ पे दो न्यूक्लियॉन के बीच में, तो आर लेस देन आर नॉट, तो फिर ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनमें आने लगेगा रिपल्सन। और अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो आर ग्रेटर देन आर नॉट हो बट आर लेस देन 3 फर्मी मीटर है, तो फिर इनमें कौन सा फोर्स लगने लगता है, अट्रैक्शन इनमें होने लगता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर हो जाता है। कब डिसअपियर हो जाता है ये न्यूक्लियर फोर्स, लगभग आर ग्रेटर देन 3 फर्मी मीटर के बियॉन्ड जाने पे न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज डिसअपियर, मतलब ये बचेगा नहीं। कब नहीं बचेगा ये न्यूक्लियर फोर्स, जब डिस्टेंस किससे ज्यादा हो, अगर डिस्टेंस किससे ज्यादा हो, 3 फर्मी मीटर से। हाँ 3 फर्मी मीटर से अगर ज्यादा होगा तो फिर ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब लगभग 0.8 फर्मी मीटर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये लगभग इक्विलिब्रियम कंडीशन। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा अट्रैक्शन होगा, तो और कम हुआ तो रिपल्सन होगा। नहीं तो ऐसा होगा ना भाई, दो न्यूक्लियॉन अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो तो फिर तो ये एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक डिस्टेंस मतलब कितना, 0.8 फर्मी मीटर में ये बिल्कुल कंफर्टेबल जोन पे होते कि ना रिपल्सन फील करते ना अट्रैक्शन फील करते। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो दूर भगाने लगते, रिपेल करने लगते, ठीक है। एंड 3 फर्मी मीटर के बियॉन्ड जाने पे ये फोर्स डिसअपियर हो जाता है ना। यहाँ पे इफ आर ग्रेटर देन नियरली 3 फर्मी मीटर देन न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स 0। न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स 0। न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर टू न्यूक्लियॉन ये इस कंक्लूजन को शो कराती है, ये बताती है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये 2 पॉइंट हो गए कि न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स। हमारे पास ना कोई फार्मूला नहीं है, जैसे कूलॉम फोर्स के लिए कोई फार्मूला है वैसा न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट हैव एनी simplified formula like gravitational force and Coulomb force। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास में। it does not have simplified formula like Coulomb force।
जैसे कूलाम फोर्स के लिए फार्मूला है, वैसा कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास में। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, और ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये शो करती है कि ये शॉर्ट रेंज मतलब लगभग 3 फर्मी मीटर तक ही है ये, उसके बियॉन्ड जाने पे ये डिसअपियर हो जाता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये कैसा होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नियरली सेम बिटवीन न्यूट्रॉन एंड इट इज सेम बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो लगभग कैसी होती है? सेम होती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये इसके लिए न्यूट्रॉन और P का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू लगभग कैसी होती है? सेम होती है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, आप ये बोल सकते हो न्यूक्लियर फोर्स। करता हूँ, अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 3 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ले लिया सर। सर हाँ बोलो। सर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं दोनों के बीच के फोर्स के लिए, तो ऐसा कौन सा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है उन दोनों के बीच के फोर्स के लिए? ये तो अननोन क्वांटिटी है ना, कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे, यही तो अभी पता नहीं ना हमको, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है ना सिंप्लीफाइड हमारे पास में। बस एक ऐसा है कि ये इस तरह से है, कुछ इसका स्ट्रेंज बिहेवियर है, अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि कैसा क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है। चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे, ना तो मास रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक फोर्स होता है ना, इनके कंपैरिजन में। हाँ सर। तो ना तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, ना मास रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, ऐसा पता नहीं कि कौन सा फोर्स वहां पे आ रहा है, इसलिए तो नाम दिए ना न्यूक्लियर फोर्स आपने। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे आपने, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर एक कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कूलाम फोर्स से रिलेटेड हो गया, और एक और कौन सा आ गया आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स खुद एक फंडामेंटल फोर्स है, मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करता? चार्ज, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता ऐसा, ठीक है सुशांत? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी मैं एक और यहाँ पे पार्ट बता रहा हूँ, जैसे हम अगर बड़े न्यूक्लियस की बात करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए? यस सर। Now this is page number 3। देख, ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान ले कोई ये न्यूक्लियस है ना, दिस इज अ लार्ज न्यूक्लियस, और इसकी रेडियस सपोज किसके बराबर ले लूं मैं? 10 फर्मी मीटर के बराबर ले लूं, ठीक है। इस न्यूक्लियस की रेडियस सपोज इट इज नियरली 10 फर्मी मीटर। 10 ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर। मास नंबर अगर मैं ले लूं लगभग, चलो बहुत बड़े न्यूक्लियस की अगर हम बात करें 216, है ना, तो इसकी जो रेडियस आएगी ये किसके बराबर आएगी? इट इज r0 a की पावर 1/3। r0 होता 1.2 फर्मी मीटर, और ये 216 की पावर 1/3 मतलब 6 आएगा, नियरली 7.2 फर्मी मीटर बराबर है, ठीक है। तो 7.2 फर्मी मीटर भी तो छोटी वैल्यू नहीं है ना, काफी बड़ी वैल्यू है ना। अगर आप ओवरऑल डायमीटर अगर देखोगे, इसका ओवरऑल डायमीटर अगर देखोगे तो लगभग 14 फर्मी मीटर का हो गया, ठीक है। मतलब
अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, जैसे ये यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से, फिर न्यूक्लियॉन्स हमने कंसीडर कर लिए इस पे, ये न्यूक्लियॉन्स हो गए ना इसमें, हैवी न्यूक्लियस में, बड़े न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो ये इस तरह से न्यूक्लियॉन्स हो गए। अब यहाँ पे ये रेडियस 7.2 फर्मी मीटर की है, मतलब ओवरऑल जो डायमीटर अगर आप देखोगे तो लगभग ये 14 फर्मी मीटर के आसपास है। बट जो रेंज होती न्यूक्लियर फोर्स की, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज कितनी आती है इसकी रेंज, आर लेस देन 3 फर्मी मीटर, मतलब 3 फर्मी मीटर तक ही ये एग्जिस्टेंस पे है, उसके बियॉन्ड जाने पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो अगर हम बात कर लें कि भाई यहाँ पर के हम न्यूक्लियस को कंसीडर कर लें, ये वाले न्यूक्लियॉन को ले लो, तो इस न्यूक्लियॉन से लगभग 3 फर्मी मीटर का डिस्टेंस तो इतना आ गया, या ये वाली रेडियस पे आप इमेजिन कर लो। तो इस न्यूक्लियॉन पे न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इतने न्यूक्लियॉन का लग रहा है। तो फिर ये जो बाहर वाले जो न्यूक्लियॉन आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस रेंज को अगर हम कंसीडर कर ले यहाँ पे, दिस इज नियरली 3 फर्मी मीटर, तो ये अपने इतने न्यूक्लियॉन पे इंफ्लुएंस डालेगा न्यूक्लियर फोर्स। इस पे यहां पर का न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स है इस सराउंडिंग के न्यूक्लियॉन ही लगाएंगे हैवी न्यूक्लियस में, बट स्टिल इट इज अ न्यूक्लियस। अगर यहां पर के न्यूक्लियॉन पे या इस न्यूक्लियॉन पे ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो ये जो हम बोल रहे थे ना कांस्टेंट वैल्यू ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स की हम जो बात कर रहे थे, जैसे शॉर्ट रेंज अगर फोर्स है तो रेंज इतनी है, तो ये वाले न्यूक्लियॉन सिर्फ यहां तक के लिए इंफ्लुएंस करेगा न्यूक्लियर फोर्स के लिए, ये वाले न्यूक्लियॉन पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा। तो अगर मान ले ये प्रोटॉन है यहाँ पे, सपोज दिस इज अ प्रोटॉन, ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और यहां पर भी कोई प्रोटॉन है, तो इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, और यहां पर अगर कोई प्रोटॉन है इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, और यहाँ पे अगर कोई न्यूट्रॉन है तो कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे अगर कोई न्यूट्रॉन है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दोनों में आपस में कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों में आपस में न्यूक्लियर फोर्स आया ना, अरे समझ गए कि नहीं, इन दोनों में आपस में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इन दोनों में भी कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, लेकिन इन दोनों में कौन सा फोर्स आएगा, कूलाम फोर्स लगेगा इस पे, कूलाम फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज यहीं तक है, बट स्टिल इट इज अ हैवी न्यूक्लियस, यहाँ पे कूलाम फोर्स आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। और अगर ये न्यूट्रॉन है तो ये प्रोटॉन, और इस रेंज के बाहर जाने पे इनमें कोई फोर्स नहीं आएगा इन दोनों पे। इसलिए तुमने देखा होगा जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हो, जैसे यूरेनियम की अगर मैं बात करूं, यूरेनियम 92 एंड 236, इसका मतलब समझे क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इज इक्वल्स टू 92, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 236 - 92, A माइनस Z, मतलब 236 माइनस 92, सो 6 में से 12 गया, सॉरी इट इज 4, एंड 13 में से 9 गया 4, 144। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, भाई ऐसा क्यों होगा है फिर यहाँ पे, है ना। तो इसका रीजन यही है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है, अगर ज्यादा प्रोटॉन कर दोगे या बराबर प्रोटॉन करोगे तो ये तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कूलाम फोर्स यहाँ पे ये अपना इन्फ्लुएंस डालने लगेगा, कूलाम फोर्स, ठीक है। इसलिए देखना तुम जैसे जैसे तुम हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाते हो उस पे न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होते हैं, क्यों, न्यूट्रॉन, ये वाला न्यूट्रॉन यहाँ पर के न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटॉन है तो कूलाम फोर्स लगाएगा, यहाँ पे अंदर प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर फोर्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर गए, इस स्फीयर से अगर आप बाहर गए तो कूलाम फोर्स लगेगा यहाँ पे। ग्रेविटेशन की हम बात नहीं करेंगे, इट इज टू वीक देन कूलाम फोर्स, है ना, डोमिनेटिंग यही है यहाँ पे। तो इतनी जगह पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग है, और इसके बाहर अगर आ रहे हो आप, इस स्फीयर के बाहर अगर आप आ रहे हो
तो फिर कूलाम फोर्स आ जाएगा वहां एग्जिस्टेंस पे। इसलिए जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, उनमें देखना न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होता है, तो अगर ज्यादा न्यूट्रॉन रहेंगे तो कूलाम फोर्स क्या आएगा वहां पे, कम होगा। इसलिए जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होता है, जिससे वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोटॉन कर दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, कूलाम फोर्स ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट? समझ गए कि बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा क्यों होते हैं? कभी सोचा ऐसे? जैसे यूरेनियम 292 एंड 236, तो इधर आगे देखते जाना, वहां पे कोई भी हो, जैसे क्लोरीन में भी देखना 17 एंड 35 या 36 ऐसा होता जाता, बट ये सब स्टेबल होते हैं। आप 130 के ऊपर अगर जाओगे ना, वहां पे देखना न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा ही मिलेंगे आपको हमेशा। तो उसका रीजन यही होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज। तो अगर तुम अंदर का स्फीयर वहां पे कंसीडर कर रहे हो तो उस स्फीयर के बाहर न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, कूलाम फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अगर ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे तो फिर वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देंगे, है ना। तो न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और उस रेंज के अंदर न्यूक्लियर फोर्स, जैसे R इज इक्वल टू 3 फर्मी मीटर के स्फीयर पे, तो प्रोटॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, या न्यूट्रॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। लेकिन उस रेंज के बाहर जाने पे प्रोटॉन है तो कूलाम लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो कोई फोर्स नहीं आएगा फिर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। अच्छा, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन वो इतना वीक है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स की उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं पर भी मास आएगा ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, लेकिन R इज इक्वल टू 3 फर्मी मीटर के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। उसके बाहर जाने पे कौन सा फोर्स आएगा फिर? 3 फर्मी मीटर के बियॉन्ड अगर जा रहे हो या तो कूलाम फोर्स होगा, नहीं तो नहीं आएगा फिर, है ना, कूलाम फोर्स। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? नो सर। तो अभी ये क्लियर हो गया कि हैवी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा क्यों होते हैं? समझ गए अब? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से न्यूक्लियस क्या हो पाता है? स्टेबल हो पाता, नहीं तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए सर। ठीक है, ये वाले प्रोटॉन के लिए तो ठीक है, बट अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पर के स्फीयर ये हो गया। अगर तुम ये वाले इसको कंसीडर कर रहे हो तो एक स्फीयर ऐसा बन जाएगा, इसको कंसीडर करोगे तो एक स्फीयर ऐसा बनेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा इसके उसमें रहता है, ये पूरा एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बना रहता, मतलब सेल्फ सैचुरेशन वाली बात बनी रहती। हाँ, लेकिन यहाँ पर के हम प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे और इस स्फीयर के बाहर के प्रोटॉन पे जाएंगे तो कूलाम फोर्स लगेगा, उस पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं तक बस बचेगा, या न्यूक्लियस सिर्फ इतने ही साइज का रहेगा। न्यूक्लियस इतने साइज का भी है, तो वो किस तरह से यहाँ पर के न्यूक्लियॉन में फिर ये इस तरह का स्फीयर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर के न्यूक्लियॉन में ऐसा स्फीयर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर के न्यूक्लियॉन में इस तरह से स्फीयर क्रिएट हो जाएगा, एंड फाइनली ये सब पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए क्या बताया मैंने? ये स्फीयर ये वाले न्यूक्लियॉन के लिए थोड़ा अलग स्फीयर हो जाएगा, फिर इसके लिए अलग स्फीयर हो जाएगा, तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना बड़ा ही साइज होगा न्यूक्लियस का हमेशा, 3 फर्मी मीटर, 14 फर्मी मीटर का भी साइज है। ठीक है, बट इसको भी कंपनसेट करने के लिए फिर क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और स्फीयर इस तरह से पूरे ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट हो गया ना इस पेज का? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट यस सर, हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से रिलेटेड उस पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी पेज नंबर 4 पे। Now this is page number 4. क्वेश्चन ये है कि X एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड ये न्यूक्लियस है 240 और ये ब्रेक हो रहा है Y प्लस Z में एंड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज इन 100 एंड 140 एंड Q का मतलब हो गया यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड। तो आपको ये बताना है कि भाई इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या क्या डेटा गिवन है यहाँ पर। EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर X is 7 mega electron volt and binding energy per nucleon for Y is 8.5 mega electron volt and binding energy per nucleon for Z is 8 mega electron volt। तो EBN का मतलब क्या है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ये फिजन है कि फ्यूजन प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस है, फिजन या फ्यूजन? fission, हाँ, दिस इज द फिजन प्रोसेस है ना, दिस इज द फिजन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी इट इज टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। तो EFB का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, इट इज टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, और EIB का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। तो कैलकुलेशन ऐसे होगा। तो देखो अभी टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी मतलब 100 इंटू 8.5 प्लस 140 इंटू 8 एंड माइनस यहाँ पे कितना 240 इंटू 7, समझ गए? तो ये आंसर क्या में मिल जाएगा तुमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इट इज 850 प्लस 1120 एंड माइनस 1680। तो इसको जब तुम सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे तो ये कितना बचेगा, 0 माइनस 1680। तो सॉल्व करने पे आ गया 0, यहाँ पे 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, इस फिजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, लगभग 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आई पॉजिटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये नेगेटिव आता तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है ऑफ एक्स न्यूक्लियस, ये किसके बराबर आएगा, इट इज 7 इंटू 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे यहाँ पे टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई न्यूक्लियस इज 8.5 इंटू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है जेड न्यूक्लियस की, इट इज 8 इंटू 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी की इक्वेशन है ये कैसे निकालोगे, टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, समझ गया योजित? हाँ सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कैलकुलेशन ऐसे करने। ठीक है, ठीक है, हेलो, अरे ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया क्या?